मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पीछे लिखा हुआ है हिंदी की वर्णमाला। टेट, सुपर टेट, UPSI, UP ट्रिपल SC को देखते हुए हमारे YouTube चैनल ने एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत हम हिंदी की वर्णमाला के विषय में आप चर्चा करेंगे। जैसा कि ऊपर देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला के विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके तहत जो हमने पीछे यहाँ पे लिख रखा है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप जानते हैं कि 52 कुल वर्णों की संख्या, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 बताई गई है, जिसके तहत वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। इन स्वर व्यंजनों को स्वर को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारे आ जाते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, या इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इन दोनों के अलावा भी एक होता है, लेकिन वो आजकल हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा जो तीसरा है, उसका हम वैदिक भाषा में प्रयोग करते थे, वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता था, जिसको हम इस दीर्घ के अलावा जो है प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, इसका प्रयोग आजकल हिंदी में नहीं हो रहा, ये वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता था। तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी है तो बता दिया हमने। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर और मूल स्वर। और अगर बात की जाए व्यंजन, तो व्यंजन हमारे अलग, अभी व्यंजन बाद में बात करेंगे, पहले हम स्वर जान लें कि स्वर कितने होते हैं। तो जो मूल स्वर है, मूल स्वर हमारे 4 हैं, जिसमें से आ, ई, उ कौन कौन से आएंगे? मूल स्वर हमारे 4 हैं, जिनको हम ऐसे लिखेंगे, आ, ई, उ और ऋण। मूल स्वर आ, ई, उ, ऋण, इनकी संख्या 4, इनको हम 4। अब दीर्घ स्वर की बात करेंगे, तो दीर्घ स्वर में हमारा कुल 7 वर्ण आ जाएंगे। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इसको हम अभी मिटा देंगे कुल स्वर की, क्योंकि इसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। दीर्घ स्वरों संख्या में जो हमारे वर्ण इधर रह गए हैं, तो इसमें जैसे आएगा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वर हमारे कितने हो गए? दीर्घ स्वर हो गए 7, और ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 4। तो अब हम देखेंगे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। अगर देखा जाए तो कुल स्वरों की संख्या, कितनी? 11। कुल स्वरों की संख्या 11। इसमें से ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व में 4, आ, ई, उ, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, कुल कितने हो गए? 7। तब हम अगर किसी ने हमसे प्रश्न किया कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4, और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4,
और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है 7 और कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। ये हो गई हमारी स्वरों की बात। अब हम आएंगे व्यंजन। व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको मिटा देंगे ये। तो अब हम व्यंजन की बात करेंगे। तो व्यंजन में कुल जो व्यंजन है उनको कई भागों में बांटा गया है, जिनमें से और कुल व्यंजनों की अगर बात की जाए तो कुल व्यंजन कितने होते हैं हमारे 33। कुल व्यंजन कितने होते हैं 33। कुल हमने बताया था कि हमारे जो व्यंजन है उसमें से व्यंजनों की संख्या कितनी होती 33। कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब व्यंजनों को हम अलग अलग भागों में बांटेंगे, जिसमें से पहला हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं या स्पर्श व्यंजन जितने होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श संख्या की व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इन 25 स्पर्श व्यंजनों में इनको 5 भागों में बांटा गया है, का, चा, टा, ता, पा। हर वर्ग के 5 वर्ण, जैसे का वर्ग, ये हो गया का वर्ग, चा वर्ग, का, चा, ता, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, इनको 5 वर्गों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं 5 होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा करके प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं। तब अगर क, च, ट, ता, पा 5 वर्ग हैं और पांचों में 5-5 हो जाएंगे, तो इनको मिला के कुल व्यंजन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग को मिला के कुल व्यंजन कितने बन जाएंगे हमारे 25, क्योंकि हर वर्ग में 5, तो 5 गुणे 5 बराबर 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई। अभी हम होते हैं टोटल 33। तो अभी इनका एक हिस्सा और है, इसको हम कहते हैं, दूसरा हो जाएगा जैसे कि ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ये हो गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4। और कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कहेंगे शा, शा, शा और हा। ऊष्म व्यंजन के तहत 4 वर्ण आते हैं, सा, शा, शा, हा। इसको कहते हैं तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत शा। और ये हो गया हा। एक और हो गया बचा भी, जिसको हम कहते हैं, तीसरे को कहते हैं अंधास्त व्यंजन। अंधास्त, अंधास्त, अंधास्त व्यंजन। अंधास्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4। और इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, या, इसमें अंधास्त व्यंजनों की संख्या 4 हो गई। अब इन व्यंजनों के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। अब देखो कितने हो गए 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो हमारे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 33। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो अभी एक दूसरे से लिख के हम बताएंगे कि कैसे 33। वैसे जैसे हमने बताया था उस तरीके से अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि
स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक, अब देखो, अगर उस तरीके से नहीं समझ में आया तो अब हम ऐसे समझेंगे कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या 25, ठीक है, और सॉरी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 और अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4। टोटल करेंगे 25 4 29, 29 और 4 33, तो हम 33 हो गए। तो हमारे कुल व्यंजन कितने हो गए? 33। तो स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म व्यंजन 4 और अंतःस्थ व्यंजन 4, टोटल कितने हो गए? 33। हमने बताया कि कुल जो स्वर हैं, कुल जो स्वर हैं, स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या है 33। अब भी सभी को मिला के कितने हो गए? 44। लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि कुल वर्णों की संख्या 52 है। तो अभी तो हमारे पूरे जो वर्ण हैं अभी पूरे नहीं हुए, अभी केवल 33, 3 1 4 44 हो गए। जो बाकी बचे हैं उनका हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो ये अभी 44 में है, अभी बताना हमको 52 है। तो एक और होता है, उसको कहते हैं हम आगत व्यंजन। 2 आगत व्यंजन हो गया, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जा और फा। आगत व्यंजन हो गए जा और फा। अब और हो गया, एक और हो गया, अभी जो वर्ण जो नासिक होते हैं या जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, छ, त्र, ज्ञ और सरा। छ, त्र, ग्र और सरा, ये जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या इनको नासिक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ज और फा हो गए आगत व्यंजन और ये हो गए संयुक्त व्यंजन। 4 और 2 6, 44 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 50। अब एक और बच गया जो हम इधर उस व्यंजन में नहीं इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तो उसको कहते हैं, जो दो रह गए हैं उनको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, जो अब इसमें वर्णमाला में तो नहीं आते हैं, लेकिन जो शब्द होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? डा और ढा। तो उनकी संख्या जब मिला लेंगे तब हो जाएगा पूरा 52 हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये हो गई वर्णमाला। अभी तो हमने ये सीखा कि हमारे वर्ण के कौन से हैं और कितने से कैसे बना। इसके अलावा भी होते हैं कुछ अंतःस्थ, जैसे हुआ कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, या फिर अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष की बात करेंगे। अभी वर्णमाला हो गई, कौन क्या हो गया? वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52, स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33। कैसे 33? स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म व्यंजन 4, अंतःस्थ व्यंजन 4, कुल मिला के 33। बाकी बचे आगत व्यंजन जा और फा, संयुक्त व्यंजन 4 6 3 ग्र और स्रा। जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है जिनका हम ऐसे ये डा और ढा, इनको जब मिला लेंगे तो 52 हो जाएंगे। 33 11 44 और 6 50 और 2 52, तो टोटल कितने हो गए? 52। ठीक है, अब इतना हो गया, अब इसको हम मिटा लेंगे और आगे जो है बात करेंगे। ये आगे अभी जो हास्य दीर्घ
और अल्पप्राण महाप्राण। ठीक है, अभी हमने ये जाना था कि वर्णमाला में कितने स्वर, कितने व्यंजन और कुल वर्णों की संख्या कितनी है। अब हम ये जानेंगे कि जो वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और उस व्यंजन, आगत व्यंजन के अलावा भी इनको कई भागों में जो है बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर और वायु के आधार पर और मात्रा के आधार पर और भी कई प्रकार से बांटा गया है वर्णों को, कि उसमें कौन सा सघोष होगा, कौन सा अघोष होगा, कौन अल्प प्राण होगा, कौन महाप्राण होगा। तो हम उनको भी जानेंगे। वर्णमाला में कितने व्यंजन, कितने स्वर हैं उसके वो तो जान ही गए हैं। अब ये भी जानेंगे कि जो हमारे 5 वर्ग हैं, उन वर्गों में जो 5 वर्गों को मिला के 25 वर्ण हैं, उनको प्रयत्न या वायु या बोलने के आधार पर और कितने भागों में बांटा गया है। जैसे हम कहें कि अघोष और सघोष, तो अघोष सघोष में बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि कौन सा अघोष होगा, कौन सा सघोष होगा, कौन अल्प प्राण होगा, कौन महाप्राण होगा। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे कि हम वर्णमाला में पढ़ते हैं कि आ, ई, उ, ऋण, तो आ से शुरुआत करेंगे तो सा तक जाएंगे। तो वर्णमाला में जैसे ये होता है कि आ, वर्णमाला में पहले आ आता है, उसके बाद व्यंजन में फिर सा आता है। तो जैसे हम वर्णमाला जब पढ़ने लगेंगे तो आ पहले आएगा। तो हम जब वर्ण अघोष और सघोष पढ़ने लगेंगे तो पहले हम अघोष पढ़ेंगे, अघोष ऐसे, अघोष एक तरफ हम अघोष लिखेंगे, दूसरी तरफ सघोष ऐसे, सघोष, सॉरी सघोष, ये हो गया सघोष। अब वर्णमाला के हिसाब से हम देखेंगे पहले क्या आता है, आ आता है, तो आ को हमने पहले रख लिया, सा बाद में आता है तो सा को बाद में रखा। तो जैसे गिनती चलती है उसी तरीके से हम याद करेंगे। जैसे अघोष में है तो उसमें भूल जाते हैं कि पहले 1 होगा कि 2 होगा तो 3 होगा। तो हमको इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि 1 से लेके 5 तक है, का, खा, गा, घा, अंगा, 5 अक्षर हैं। तो उसी प्रकार से हम अघोष और सघोष को भी बांटेंगे। कैसे, जैसे गिनती हमको गिनना है तो 1, 2, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। कैसे, अघोष में 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना। हमको मतलब ये याद रखना है कि जो का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 तक लिखे हुए हैं वर्ण, उसी तरीके से हमको 1, 2, 3, 4, 5 अघोष में के नीचे 1, 2, सघोष के नीचे 3, 4, 5। इसका मतलब जो हमारा का से का, खा, गा, घा, अंगा तक जो लिखा हुआ उसके हिसाब से तो 1, 2, 3, 4, 5 वर्ण आए हैं। उन्हीं में से एक वर्ग, पहले वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर अघोष हो जाएगा, और जो सघोष है वो तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और 5वां अक्षर हो जाएगा। इसी तरीके से अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण। अब इसको देखेंगे, जो कच्चर तप है उसमें 5 हैं। तो अब अल्प प्राण और महाप्राण को देख लेंगे। तो अब हमने ये देखा है कि जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नंबर, सीरियल नंबर से चल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1, वो होता है 1, 3 और 5, ये है हमारे ऑड नंबर हैं। तो 1, 3, 5 हो गया अल्प प्राण। अब जो बीच में बचे हुए हैं कौन कौन, 2 और 4,
2 4 इधर, सम वाले हम इधर लिख लेंगे। तो हमको याद रखना जो अल्प प्राण में आएंगे वो ऑड नंबर आएंगे और महाप्राण में आ जाएंगे इवन नंबर आएंगे। इवन मतलब सम संख्या आएंगे और इधर विषम संख्या आएंगी। तो विषम संख्या के बीच में जो 2 4 बचा है वो महाप्राण हो जाएगा और अल्प प्राण में 1 3 5 और महाप्राण में 2 और 4। मतलब जो हमारे स्पर्श व्यंजनों के जो 5 वर्ग दिए गए हैं उनमें के 5 वर्गों के जब हम 1 3 और 5 की बात करेंगे तो ये अल्प प्राण में आ जाएगा और जब महाप्राण की बात करेंगे वर्ग का दूसरा और चौथा शब्द आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे अल्प, अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। इसके अलावा कुछ और भी वर्ण है जो सघोष, अघोष और उसमें आते हैं, ठीक है, तो उसको हम अलग से जानेंगे, इतना जान गए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ व्यंजन हैं जिनको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे हमारे अंतःस्थ व्यंजन को जो है अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर अंतःस्थ व्यंजन में अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। तो उसमें से हमको जैसे अर्धस्वर है या लुंठित व्यंजन है या पार्श्विक व्यंजन है, इन नामों से भी हमारे कई अक्षरों को जाना जाता है। जैसे हम कह लें कि लुंग जो है हा को क्या कहते हैं, रा को क्या कहते हैं और आ को क्या कहते हैं और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो हमने संयुक्त व्यंजनों को तो जान लिया था, लेकिन संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं। जैसे संयुक्त स्वर की बात करें, संयुक्त स्वर कितने होते हैं हमारे, 4। कौन कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे संयुक्त स्वर है। इनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से हुआ है, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। और जो हमने पहले बताया था वो हमारे संयुक्त व्यंजन थे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से थे, इनको समझना है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से, संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 थे, लेकिन कौन कौन से थे, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो हमको कंफ्यूज नहीं होता है संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वरों में। संयुक्त स्वर हमारे भी 4 हैं और संयुक्त व्यंजन भी हमारे साथ 4 हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त स्वर जो होते हैं वो ए, ऐ, ओ, औ होते हैं और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो छ, त्र, ज्ञ और स्रा होता है, ठीक है। संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन। अब इसके अलावा अगर हम देख लें कि ला को क्या कहते हैं, ठीक है, जैसे अर्धस्वर, अर्धस्वर किसको कहते हैं, अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर कितने होते हैं, अर्धस्वर कौन कौन से व्यंजन होते हैं, या और वा। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, या और वा। और लुंठित व्यंजन कौन कौन सा होता है, आगत व्यंजन, या वा हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, दंत्योष्ठ व्यंजन, अयोग वा और आगत स्वर। लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं रा को, ठीक है। और पार्श्विक व्यंजन किसको बोला जाता है, तो पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं ला को। और दंत्योष्ठ व्यंजन किसको बचा है, मतलब जो दंत से भी बोला जाए और ओष्ठ से भी बोला जाए तो उसको कहते हैं, वो कौन सा व्यंजन है, वो है वा। दंत्योष्ठ व्यंजन वा। और अयोग वा जो हमारे होते हैं वो 2 होते हैं, जिनमें अन और आहा को जोड़ा जाता है। तो अन का जो होता है, जो अन होता है वो अयोग वा 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आ को अनुस्वर, अनुस्वार और दूसरे को विसर्ग बोला जाता है। तो अन का जो, अन की जो बिंदी होती है, बिंदी ये हो गई। इसको जब हम अलग से जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, तो ये हो गया अनुस्वार। और जो आहा की जो ये 2 बिंदियां होती हैं, जब इनको हम ऐसे लिखते हैं ये, तो ये हो गया विसर्ग। तो अयोग व हमारे कितने हो गए, 2, अन और आहा। इसको कहते हैं
अनुस्वार। और ये क्या होता है, ये होता है विसर्ग, विसर्ग, ये होता है विसर्ग। जब दो बिंदियां आ के लगेंगे तो ये विसर्ग, और जो अन वाली बिंदी होती है उसको अनुस्वार। और जो आगत स्वर होता है वो क्या होता है, जो आगत स्वर होता है वो आ होता है, वो भी कौन सा, जिसमें ये चंद बिंदी लगी हो, ठीक है। इसको जो हमारा आगत स्वर होता है वो होता है आ। तो ये हो गई हमारी पूरी वर्णमाला। वर्णमाला में हमने सीखा वर्ण कितने होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, और स्वर में भी कितने, स्वर को कितने भागों में बांटा गया, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया। और स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, और कुल वर्णमाला 52 होती है। उसमें भी अघोष, सघोष, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ये सब हमने सीखा। इस प्रकार से ये जो हमारी हिंदी की पूरी वर्णमाला होती है वो समाप्त होती है, ठीक है। तो आज हमने इस क्लास में पूरी वर्णमाला सीखी है। इसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक लेके आएंगे वो होगा हमारा समास का, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम समास पढ़ेंगे। और ये जो हमने आज पढ़ाया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।